बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट वकास टोगर लीगल डिफेंडर के प्लेटफार्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने पहले एक सीरियल स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को वन बाय वन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर एक सब्जेक्ट को मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के हवाले से कवर कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। हम ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और वन बाय वन इसको डिस्कस करते आगे जा रहे हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो एक मुकम्मल 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक मुकम्मल 20 नंबर का चैप्टर है। डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड डिस्कस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मैंने क्वेश्चन लिखा है डिफाइन सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल क्या होती है, एंड डिस्कस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता हो कि सोशल कंट्रोल होता क्या है, ये किस तरह होता है, इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले काइंड से पहले हमें ये पता हो कि सोशल कंट्रोल कहते किसको है। सोशल कंट्रोल किसी भी सोसाइटी में किसी भी माशरे को रन करने के लिए हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अगर उस सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, उस सोसाइटी में कोई कवायद ज़वाबत नहीं होंगे तो हम उस सोसाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कहता है कि हर माशरा जो है, माशरा हम कहते ही उसको हैं जहाँ पे जो सिस्टम है वो मुनज़्ज़म होता है, वो मैनेज होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होता है। हम उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते जाते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है उसको संवारते जाते हैं। तो वो कहता है सोशल कंट्रोल इसी को कहते हैं माशरे को कंट्रोल करना। अब माशरे को कंट्रोल करने के लिए वो कहता है मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस होती हैं, कुछ उसमें इंटरनल फोर्सेस हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ और उसमें चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और जब हम इसकी काइंड्स पढ़ेंगे वो चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये है कि सोशल कंट्रोल है क्या। वो कहता है कि किसी भी माशरे को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मुख्तलिफ़ सिस्टम्स, मुख्तलिफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो वो कहता है माशरा जो है वो मुख्तलिफ़ सिस्टम के तहत कंट्रोल किया जाता है। हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक, अखलाकियात के मुताबिक, लॉ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसमें एक चीज़ लिखी है मेथड्स एंड मीन्स। मेथड्स एंड मीन्स वो कहते हैं सोशल कंट्रोल जो है इसमें मुख्तलिफ़ मेथड्स और मीन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ इसमें तरीक़ाकार होती है, इसकी मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजी होती है जिसको हम फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक आगे चलते जाते हैं। और वो मेथड जो होते हैं वो बनाता कौन है, वो हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोग बनाते हैं। इसमें कुछ लेजिस्लेशन होती है, कुछ जिसको हम कानून साजी बोलते हैं, वो किधर से होती है, पार्लियामेंट से होती है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में पीपीसी को फॉलो किया जाता है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हम अपने आबाओ-अजदाद से सीखते हैं, जैसे लीगल एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, हमें बड़ों के बारे में इज़्ज़त से पेश आना, हमारा कुछ मज़हब हमें चीज़ें सिखाता है, कुछ हम अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, कुछ हम तलीमी इदारों से, तलीमी एजुकेशन सेक्टर से सीखते हैं, और कुछ हम वो कहता है कि ख़ुद से ऑब्ज़र्व करते हैं और उस ऑब्ज़र्वेशन की बेस पे हम खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि सोशल कंट्रोल में डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। अब वो कहता है कि इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज़ मौजूद होती हैं। टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं। अब वो टेक्निक्स क्या है, हमने कहा है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो माशरा हमें सिखाता है, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो इंसान खुद से सीखता है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जो हमें कानून की तरफ से, हमें वो लेजिस्लेशन की तरफ से मिलती हैं, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले, हमारे आबाओ-अजदाद उस चीज़ को सिखाते हैं। तो वो कहता है ये तमाम चीज़ें मिलके एक माशरे को, एक सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आगे इसी का पार्ट आ जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल कंट्रोल, कि सोशल कंट्रोल की कौन कौन सी काइंड्स हैं, इसकी कौन सी टाइप्स हैं। तो उसको हम नाम देते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। 4 टाइप्स। नंबर 1 पे इंटरनल सोशल कंट्रोल, एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। ये 4 टाइप्स होती हैं सोशल कंट्रोल की। अब इन 4 टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हमारा इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, और डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है।
सबसे पहले हम अपना पहला जो हमारी टाइप है इंटरनल सोशल कंट्रोल, इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरनल सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल लाइज विद इन द इंडिविजुअल। इंटरनल सोशल कंट्रोल, इससे क्या मुराद है? वो कहता है कि इंटरनल सोशल कंट्रोल खुद से माशरे को कंट्रोल करना, अंदरूनी समाजी कंट्रोल, अंदरूनी माशरती कंट्रोल। एक बंदा जो खुद से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, खुद से उन चीज़ों को सीखे, अपने नफ्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपने अंदर के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, मेरा मज़हब मुझे क्या सिखाता है, मेरी तालीम मुझे क्या सिखाती है, और मैंने अपनी ज़िंदगी किन चीज़ों के मुताबिक गुजारनी है, उसको कहते हैं इंटरनल सोशल कंट्रोल। हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल कंट्रोल की टाइप कि वो किस किस तरह से हो सकता है। तो पहले उसने कहा है कि सबसे पहले इंसान की खुद पे कंट्रोल है। अगर इंसान खुद पे कंट्रोल कर गया, अपने आप को, अपने जज्बात को, अपने मुख्तलिफ अंदर चीज़ों को, वो सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें मौजूद है, उसको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की खासियत, सलाहियत उसमें मौजूद है, तो वो कहता है कि सोसाइटी जो है एक सक्सेसफुल सोसाइटी बन सकती है और एक कामयाब माशरा बन सकता है। इसमें उसने एक ज़िक्र किया है सोशलाइजेशन का। इसी में डेफिनेशन के वाले से सोशलाइजेशन, इट इज़ लर्नड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग सोशलाइजेशन। मतलब ये है कि वो जो इंटरनल सोशल कंट्रोल है वो सीखता कैसे है, तो वो कहता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, इंटरनल सोशल कंट्रोल इज़ लर्नड बाय सोशलाइजेशन। इंटरनल सोशल कंट्रोल जो है, इंसान जो है ख़ुद को कंट्रोल करने की सलाहियत उसमें कैसे आती है? वो माशरे को देखता है, माशरे को ऑब्ज़र्व करता है, माशरे में रह के दूसरी चीज़ों को देखता है, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने मज़हब को ऑब्ज़र्व करता है, अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को ऑब्ज़र्व करता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। ये वो कहता है कि हमारा जो है इंटरनल सोशल कंट्रोल के हवाले से पॉइंट है। इसकी एग्जांपल उसने दिया, नॉर्म्स अगेंस्ट मर्डर एंड थेफ्ट। एग्जांपल उसने कोट किया, एग्जांपल इसकी, नॉर्म्स अगेंस्ट मर्डर, थेफ्ट और इसके साथ दूसरे क्राइम्स। वो कहता है कि इंसान जब सोसाइटी में रहता है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखता है, उन चीज़ों को सीखता है और उनको कंट्रोल करने की, अपने नफ्स को, अपने अंदरूनी मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और उसने एग्जांपल इसकी बता दी है कि थेफ्ट, मर्डर या माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की चोरी है, डकैती है, मनशियात है, ड्रिंकिंग है, जना है या कोई और चीज़ें इसमें शामिल हैं। तमाम किस्म के वो कहता है जो क्राइम्स हैं वो सोसाइटी से सीखता है, वो सोशल होता है, लोगों से मिलता जुलता है, वो अपने मज़हब से सीखता है, अपने अंदरूनी मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इसको वो कहता है, हम कहेंगे हमारा ये है सोशल कंट्रोल, इंटरनल सोशल कंट्रोल के हवाले से इंसान ने ख़ुद को कंट्रोल करना है। आगे इसका सेकंड पॉइंट हमारा है एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल इज़ बेस्ड, या हम इसको कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन सोशल सैंक्शंस। एक्सटर्नल, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन, एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल इज़ बेस्ड ऑन सैंक्शंस, ऑन सोशल सैंक्शंस। इसको लिखते हैं ऑन के साथ सोशल सैंक्शंस, SANCTIONS, सैंक्शंस। अब सैंक्शंस किसको कहते हैं? सैंक्शन कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ। ठीक है, वो कहता है कि माशरे में सबसे पहले तो इंसान जो है वो ख़ुद को कंट्रोल करता है, उसको पता है कि मैंने मर्डर नहीं करना, मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने शराब नहीं पीनी, मैंने ज़िना नहीं करना, मैंने कोई और 2 नंबर काम नहीं करना माशरे में रह के। लेकिन वो कहता है कि तमाम जो सोसाइटी है, तमाम माशरा है, वो इंटरनल कंट्रोल से तो नहीं चल सकता कि हर इंसान है उसको कोई सज़ा ही ना दी जाए, उसको खुद से पता हो कि मैंने ये तमाम काम करने हैं। वो कहता है कि फिर माशरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। माशरे को कंट्रोल करने के लिए वो कहता है कि हमें एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें वो कहता है कि इसकी बेस होती है मुख्तलिफ़ किस्म की सैंक्शंस। सैंक्शन से मुराद है पनिशमेंट, मतलब सज़ाएँ, कि माशरे में, सोसाइटी में लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ दी जाएँ। एक बंदा कत्ल करता है, मर्डर है, वो डकैती कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो ज़िना कर रहा है, शराब पी रहा है, या कुछ और मामला है, तो इसकी बाकायदा जो हमारा कानून है वो सज़ा दे रहा है, वो उसको सज़ा दी है ताकि उसको पता हो कि माशरे में सज़ाएँ मौजूद हैं।
अगर मैंने कोई गलत काम किया, मैंने किसी की हक तलफी की, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो मुझे वो सैंक्शन मिलेगी, मुझे सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा किसके तहत मिलेगी? वो सज़ा मिलेगी पीपीसी के तहत, पाकिस्तान पीनल कोड। अब वो कहता है सोशल सैंक्शंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है यानी कि, और मनफी भी हो सकता है। उसने क्या किया? उसने सोशल सैंक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे दिया है। पॉजिटिव सोशल सैंक्शंस एंड नेगेटिव सोशल सैंक्शंस। पॉजिटिव सोशल सैंक्शन एंड नेगेटिव मनफी सोशल सैंक्शन। पॉजिटिव सोशल सैंक्शन वो जिक्र कर रहा है स्माइल, रिवार्ड, प्रमोशन और इंक्रीज इन अलाउंस, के माशरे में रिवार्ड दिया जाए। पॉजिटिव में आता है रिवार्ड, प्राइज़, प्रमोशन, एप्रिसिएशन। किसी भी मामले में वो कहता है अप्रिशिएट किया जाए कि आपने ये काम अच्छा काम किया, यानी कि वो बुराई से बचा है तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको रिवार्ड दिया जाए उस बदले में। एक बाय रोड पे कोई चीज़ मिली है, किसी बंदे को कोई चीज़ है, वो घर भी ले जा सकता है, उसको इस्तेमाल कर ले, वो पैसे है, कैश है, कोई जेवर है, ज्वेलरी है, कोई और चीज़ है, उसकी बजाय वो जाकर उस बंदे को वापस लौटाता है या वो किसी ऐसी अथॉरिटी के सपुर्द करता है कि ये चीज़ मुझे रास्ते में मिली है, ये जिसकी है उसके सपुर्द कर दें, तो वो कहता है बदले में उसको कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाए, उसको कोई ना कोई इनाम दिया जाए कि ये इनाम तुम्हारा बनता है। जो लोग सोसाइटी में अच्छा काम सारे अंजाम दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए और उनको प्रमोशन भी दी जाए। वो किसी भी बेस पे हो सकती है, किसी प्राइवेट अदारे में हो सकती है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकती है, या किसी भी और महकमे में हो सकती है, उसकी कारकर्दगी की बेस पे कि उस बंदे ने अच्छा काम किया है तो उसको प्रमोट किया जाए। दूसरा उसने कहा है नेगेटिव सोशल सैंक्शंस। अब वो कहता है नेगेटिव सोशल सैंक्शन में वो जिक्र कर रहा है क्रिटिसिज्म का, फाइन्स का और इम्प्रिजनमेंट का। नेगेटिव सोशल सैंक्शन में आता है क्रिटिसिज्म, इसमें आता है पनिशमेंट, इसमें आता है फाइन और इसमें आता है इम्प्रिजनमेंट। वो कहता है इंटरनल सोशल कंट्रोल में हमने पढ़ा था कि इंसान खुद को कैसे कंट्रोल करता है। वो माशरे से सीखता है, सोशल होता है, लोगों से मिलता जुलता है, अपने मज़हब को पढ़ता है, एजुकेशन से वो सीख के वो अखलाकियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में इस तरह हो। लोग जो हैं वो बुरे काम करते हैं तो उन बुरे कामों से रोकने के लिए वो कहता है कि वो हम पे एक्सटर्नल कंट्रोल भी मौजूद होता है, उनको एक्सटर्नल वे से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब वो कहता है कि एक्सटर्नल कंट्रोल में हमारी नेगेटिव सोशल सैंक्शन जो हैं वो कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? क्रिटिसिज्म कहते हैं तनकीद करना। किसी बंदे ने गलत काम किया है, वो गलत काम जुर्म नहीं है तो हम उस पर तनकीद करेंगे कि तुमने ये सही नहीं किया है, ये बात सही नहीं है। अगर तो उसने जुर्म किया है तो फिर उस पर सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करना, उसके ऊपर उसको सज़ा देनी है, उसको पनिशमेंट देनी है। अगर वो रोड पे जा रहा है, वो कोई ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर रहा है तो सिर्फ उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना कि ये तुमने गलत काम किया है, उसको पनिशमेंट देनी है। वो किस सूरत में देनी है? उसको फाइन डालना है, उसका चालान होना है, ठीक है। अगर वो कहता है कि सिर्फ पनिशमेंट से यानी कि फ़ाइन से बात नहीं है, उसने कोई ऐसा सीरियस क्राइम किया है जो क्रिमिनल नेचर का है, उसने सिग्नल ब्रेक किया है, आगे जाकर गाड़ी उसने हिट कर दिया, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को लॉस हो गया है, तो उस सूरत में वो कहता है कि उसको इम्प्रिजनमेंट कहते हैं कैद को, जेल देना। उसको कैद भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको सज़ा किसी सूरत में भी मिल सकती है, दोनों में, और उस पर क्रिटिसाइज़ भी हो सकता है। ये चीज़ें आती हैं हमारी एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल में। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड टाइप आती है डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, और चौथा आता है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। वो दोनों क्या हैं? डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ कंट्रोल दैट इज़ एक्सरसाइज्ड अपॉन द इंडिविजुअल बाय द रिएक्शन ऑफ द पीपल हु आर विद इन प्रॉक्सिमिटी। यानी कि कंट्रोल बाय द पीपल हु आर विद इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी से मुराद वो लिखता है कराबत या पास पास। ऐसा कंट्रोल जिसे लोगों के रद्द अमल के ज़रिए कंट्रोल किया जाए कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में जो लोग मौजूद हैं, कोई एक काम हो रहा है, वो काम माशरे के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ लोगों का रद्द अमल क्या है। जैसे कि हम कोई ऐसे मामला देखते हैं जैसे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस आ जाते हैं, औरतों को, बीवियों को मारता है कोई, हमें वो मोहल्ले में गली में नज़र आ जाता है, या कोई भी बंदा कोई गैर इखलाकी काम करता हमें नज़र आए, तो वो कहता है कि जो हमारे पास के लोग हैं उन लोगों का रिएक्शन क्या है। उस रिएक्शन की बेस पे वो कहता है सोसाइटी को कंट्रोल होती है। वो जो बंदा वो उस काम में मुलव्वस है उसको पता चले कि मेरे ख़िलाफ़ लोगों का रद्द अमल क्या है।
अगर किसी एक्शन के ख़िलाफ़ रिएक्शन उसका लोगों का रद्दअमल नहीं आएगा तो वो कहता है कि तब सोसाइटी में हम चीज़ों को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसमें सीरियस किस्म के जो क्राइम है वो नहीं आते, इसमें चंद एक अखलाकियात आती हैं। जैसे हम बस में सवार हुए हैं तो बस में कोई बुज़ुर्ग सवार हो जाता है या कोई फ़ीमेल सवार हो जाती है, कोई पेशेंट सवार हो जाता है, कोई मरीज़ है, तो वहाँ पे अगर कोई यंग लड़का कोई बैठा हुआ है, कोई सेहतमंद बंदा बैठा हुआ है, उसको सीट नहीं दे रहा, लेकिन वो जो बैठने वाला है जो बाद में आया है वो बीमार है, वो मरीज़ है, बूढ़ा है, तो वो लोग जो है उनका रिएक्शन उसके ख़िलाफ़ क्या है कि उनकी नज़रों से, उनके देखने से पता चलता है, उसको महसूस होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये बंदा सीट पे बैठा हुआ है, इसको सीट छोड़ देनी चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पे अपने रूटीन में देखते हैं, अगर उसके ख़िलाफ़ हम अपना रद्दअमल रिएक्शन देंगे तो सोसाइटी जो है वो माशरा जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसको कहते हैं हमारा डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो उस एक्शन पे उनका रद्दअमल क्या है, वो क्या इजहार करते हैं, उसके ज़रिए वो कहते हैं सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे हमारा डायरेक्ट सोशल कंट्रोल है। प्रॉक्सिमिटी। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। Indirect social control means the control that is exercised upon individual by the factors which affect the whole social system. Control by the factors, इसको हम लिखते हैं control by the factors affect the whole social system. ये एक ऐसा सोशल कंट्रोल है, कौन सा, इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, जो सोसाइटी में उन फैक्टर्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है जो सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे माशरे को अफेक्ट करते हैं। अब वो कहता है कि ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक में उसने लिखा हुआ था डिस्कस या डिफाइन सोशल कंट्रोल एंड डिस्कस द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। उसने इन दो टॉपिक का आपस में रबत क्यों बनाया, आपस में इंटरेक्शन उसने इन दो टॉपिक्स को क्यों किया। पहले वो सोसाइटी को कंट्रोल करने की बात कर रहा है, उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान में जो क्रिमिनल जस्टिस के हवाले से सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करें। तो ये जो हमारा आता है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, तो इसमें हमने मेन चीज़ लिखी है वो फैक्टर जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी के सिस्टम को। अब वो कहता है कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो किसी भी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें वो कहता है कस्टम है, लाज हैं, ओपिनियन है, और भी कुछ चीज़ें शामिल हो सकती हैं। कस्टम्स है, लॉज हैं एंड ओपिनियंस है। ओपिनियंस वगैरह शामिल हैं इसमें। अब वो कहता है सोसाइटी को, माशरे को मुख्तलिफ कस्टम्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, सोसाइटी को मुख्तलिफ लॉ के ज़रिए कंट्रोल कर दिया जाता है। हमने इधर अभी बात की थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कि वो कौन से फैक्टर हैं जो लॉ में आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, वो कहता है कि लॉ में जब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें हम बताएंगे इसमें सबसे मेन करैक्टर है पुलिस का, इसमें मेन जो करैक्टर है वो है प्रोसिक्यूशन, जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, और इसमें तीसरा मेन करैक्टर है जुडिशरी सिस्टम। यानी कि इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल जब हम सोसाइटी में करेंगे तो हम उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाएंगे किन किन वे से, पुलिस के ज़रिए, जुडिशरी के ज़रिए एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ज़रिए। अब वो कहता है वो क्या है, वो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, इसी के साथ वो इंटररिलेटेड है, इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी हमने टाइप्स डिस्कस की हैं। सोशल कंट्रोल की टाइप्स कितनी थी? 4 टाइप्स थी, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आगे इसकी कुछ हैं एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। तो इसमें आता है देयर आर 2 मेन एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। वो एजेंसीज कौन सी हैं वो डिस्कस करते हैं। एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में वो फैक्टर्स
जो हमारी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो कस्टम से रिलेटेड है, चाहे वो इंसान के इंटरनल मैटर से रिलेटेड है या किसी और वे से है। तो वो कहता है वो एजेंसी से मुराद हम ले रहे हैं वो फैक्टर्स जो माशरे में, सोसाइटी में कंट्रोल करते हैं पूरे ओवरऑल किसी भी हवाले से। तो वो कहता है कि एजेंसीज और सोशल कंट्रोल दो किस्म की होती हैं, एक है इनफॉर्मल और दूसरी है फॉर्मल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट पे है इनफॉर्मल एंड नंबर 2 है फॉर्मल एजेंसीज। हाँ, दो किस्म की एजेंसी से मुराद हम ये ले रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें ऐसे फैक्टर्स शामिल होते हैं जिनको हम कहते हैं कि जो वो फैक्टर हैं जो माशरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे वो कहता है कि हमारी फैमिली सिस्टम आ जाता है, हमारे कंपेनियन, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे मोहल्लेदार, हमारे नेबर्स, हमारे क्लास फेलोज़, हमारे पीस ग्रुप, वो तमाम कहता है वो आ जाता है इनफॉर्मल में। हम डिस्कस कर रहे थे नेबर्स के हवाले से, नेबरहुड के हवाले से। ये इसका थर्ड पॉइंट आता है, वो कहता है कि हमारे जो नेबर्स हैं ये भी माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैसे कि अगर वो अपने आस पड़ोस में देखें, वो करीब करीब लोगों को देखें कि वो कोई गलत काम कर रहा है या कोई गैर अखलाकी काम में पढ़ने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसा वो काम कर रहा है जिसकी वजह से वो कस्टम की खिलाफवर्जी कर रहा है या किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का उसको लग रहा है, तो वो कहता है कि उसके ख़िलाफ़ अपना रिएक्शन दें, उसको मना करें, उसके बाद में बुरा महसूस करें, तो वो बंदा माशरे में बहुत सी चीज़ों से बच सकता है। आगे अगला पॉइंट उसने कहा है कास्ट सिस्टम, आपकी बरादरी। वो कहता है बरादरी बेस पे भी बहुत से जो है माशरा जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कहता है कि हमारी जो कास्ट है उसकी मुख्तलिफ़ तंजीमें बनी होती हैं, मुख्तलिफ़ जमातें बनी हुई हैं। हमारी कास्ट के वाले से लोगों ने मुख्तलिफ़ तंजीम बना के तंजीम साजी की हुई है और उसके मुख्तलिफ़ हेड्स बनाए हुए हैं, उसके मुख्तलिफ़ उसमें बंदे हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। वो कहता है कि अगर सोसाइटी में, माशरे में कोई बंदा गलत काम करता है तो उस माशरे को, उस बरादरी के जो लोग हैं वो उसको बुरा महसूस करें, बरादरी की बेस पे उसको क्रिटिसाइज़ करें और उसको उस चीज़ से दूर ले जाने की कोशिश करें। ये वो उसने पॉइंट डिस्कस किया है कास्ट के हवाले से। आगे इसमें आ जाता है रिलीजन, आपका मज़हब। ये ज़हन में रहे कि इसमें हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो बाय फोर्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आपकी बरादरी सिस्टम है, आपकी बरादरी में मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, तंजीम बनी हुई है, वो आपको बाय फोर्स को काम नहीं आपसे करवा सकते। आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। रिलीजन, आपका मज़हब आपको बताता है कि आपने किस किस चीज़ को अडॉप्ट करना है और कौन सी गैर अखलाकी चीज़ें जिनको छोड़ना है, कौन से बुरे काम हैं जो आपने फॉलो नहीं करने और आपने उनको स्किप कर देना है। वो कहता है कि आपका मज़हब भी इसमें अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये भी इनफॉर्मल एजेंसी में शामिल है। इसके बाद वो लिखता है फोकवेज, माशरे का आम तर्ज़ अमल। इसमें वो कहता है कि हमारी सोसाइटी में, माशरे में मुख्तलिफ़ जो लोग मौजूद हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात करते हैं, मुख्तलिफ़ कस्टम्स हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेडिशन हैं। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहता है माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी रस्म है जो इखलाकियात उसमें शामिल है, वो इखलाकी है, वो इल्लीगल नहीं है, तो उस रस्म को, उस चीज़ को, कस्टम को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें माशरे में नज़र आ रही है कि वो बुराई है, बुरी चीज़ है, तो उसको हमें स्किप कर देना चाहिए। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में, सिंध के कुछ इलाकों में एक रस्म होती है वनी। छोटी बच्चियां जो हैं उनको वनी कर दिया जाता है। वनी से क्या मुराद है कि एक बंदे ने मर्डर किया है, उस बंदे को बचाने के लिए, उसको सज़ा से बचाने के लिए, वो जो लोग हैं उसकी बेटी को, उसकी छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, जो भी उसकी बेटी है, उसकी सिस्टर है, उसको वो उस फैमिली के जिनका मर्डर हुआ है उस बंदे के साथ उसका निकाह कर देते हैं। क्यों? कि वो उसको माफ़ी दे रहे हैं, साथ को ज़मीन जायदाद भी उसको दे देते हैं और अपनी फैमिली की किसी बच्ची का उनके साथ रिश्ता कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो वो कहता है कि इसको हम कहते हैं फोकवेज। आगे मोर्स, रिवाज, अतवार या इखलाक। ये भी उससे फोकवेज से मिलता जुलता है कि हमारे माशरती इक़दार क्या है, हमारा रस्म व रिवाज क्या है, हमारी इखलाकियात क्या है, हमने किस तरह, किन एथिक्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसको उसने नाम दिया है मोर्स का, कि हम अपनी रवायत से, अपने बड़ों से, अपने आबाओ अजदाद से क्या सीखते हैं
कि आपने बात कैसे करनी है, आपने कैसे छोटों के साथ, बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना है और कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। आगे उसने एक पॉइंट लिखा टैबूज़, नंबर 8 टैबूज़। टैबूज़ क्या होता है? वो कहता है ये भी एक ऐसी माशरती बुराई है कि कुछ लोग इस बुराई में पड़ जाते हैं। टैबू है क्या? कोई भी बंदा जो सोसाइटी में रह रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो जब ख़ुद को अकेला महसूस करता है या वो सोसाइटी से डिफरेंट नज़र आना चाह रहा है या वो कुछ स्पेशल करना चाह रहा है, तो उसको हम कहेंगे टैबू। जैसे आपने देखा होगा अक्सर नेशनल जियोग्राफी पे दिखाते हैं, औरतें हैं उन्होंने कान मुख्तलिफ़ जगह से छिदवाए हुए हैं, नाक पे, आँखों पे, चेहरे पे, फेस पे, गर्दन पे, बाजुओं पे और मुख्तलिफ़ जो डिफरेंट कवरेबल बॉडी पार्ट हैं वहाँ पे भी उन्होंने वो मुंदरी वगैरह, वो अंगूठियाँ, वो बालियाँ, वो कांटे, वो कड़े वगैरह पहने होते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, उन्होंने दिखाया है। उसने क्या किया है, उसने गर्दन पे मुख्तलिफ़ किस्म के कड़े पहने हुए हैं, गर्दन को बहुत ज़्यादा लंबा कर लिया है। वो कहता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के टैबूज़ हैं जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए और ये तब नहीं होता है जब वो बंदा सोसाइटी में इन होगा। अगर वो बंदा नफ्सियाती तौर पे आउट हो रहा है, ख़ुद को अकेला महसूस कर रहा है, तो वो उसको सोशलाइज होना चाहिए, उसको माशरे में मौजूद दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, दूसरे लोगों से बातचीत करनी चाहिए ताकि वो टैबू से बच सके। वो कहता है कि अगर हम टैबूज़ पर कंट्रोल करें तो हम माशरे को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लिखा है कस्टम्स। कस्टम्स, अब कस्टम क्या है? मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात। वो कहता है कि जो नेगेटिव रसूमात है हमें उनको रिजेक्ट करना चाहिए, सख्ती से रिजेक्ट करना चाहिए, और जो पॉजिटिव रसूमात हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे इस्लाम आने से पहले अरब में मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ मौजूद थी, वो मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात कर रहे थे और वहाँ पे शादी के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार थे। इस्लाम ने आने के बाद वहाँ पे शादी का जो सिंपल कंसेप्ट हमारे सामने है और जो निकाह का तरीक़ाकार है, इसको एक्सेप्ट किया और इसको अप्रिशिएट किया और इसको उन्होंने बना दिया कस्टम कि ये इस्लाम में मौजूद है, हम इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं। कुछ गैर अखलाकी चीज़ें हैं उनको हमें स्किप कर देना चाहिए। जैसे अभी हमने बात की है वनी के हवाले से हमने बात की है, तो वनी वो कहता है यही चीज़ है जो कि गैर अखलाकी कस्टम है, गैर अखलाकी रस्म है, लेकिन ये हमारे माशरे में मौजूद है, ये इलीगल भी है और इसके ख़िलाफ़ कानून भी एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी ये मौजूद है, लोग अभी भी इसको सरअंजाम देते हैं। तो इसी तरह वो कहता है हिंदुओं में एक रस्म है उसको बोलते हैं सती। अब सती क्या है कि बंदे की डेथ हुई है, हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उसके साथ ही उसकी वाइफ को भी ज़िंदा जला दिया जाता है और वो कहता है कि वो है बुरी चीज़, उसको छोड़ देना चाहिए। इस्लाम आने से पहले लोग जहालत का शिकार थे। छोटी बच्चियाँ, जैसे बच्ची पैदाइश हुई है, उसकी पैदा हुई है, उसको ज़िंदा कत्ल कर देते थे, उसको दफन कर देते थे कि बच्ची नहीं हमें चाहिए, हमने सिर्फ बेटा चाहिए। तो वो कहता है ये वो चीज़ें हैं जो गलत रसूमात में शामिल है, गलत रसूमात को स्किप कर दें। इसको हम कहते हैं ये हमारी इनफॉर्मल एजेंसी। आगे कुछ मेन पॉइंट हैं वो आते हैं हमारे फॉर्मल एजेंसीज़ में। फॉर्मल एजेंसीज, इसमें मेन 4 ही चीज़ें लिखी हुई हैं, लॉ, एजुकेशन, क्वेश्चन एंड मीडिया। लॉ, एजुकेशन, क्वेश्चन एंड मीडिया। फॉर्मल एजेंसीज़ यानी कि रस्मी एजेंसीज़ वो फैक्टर्स जो हमारी सोसाइटी में, माशरे में मौजूद हैं, जो बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलते हैं और वो माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो कहता है ये वो सोर्सेज हैं। इसमें फर्स्ट नंबर वो कहता है लॉ, कि जो लॉ है, जो कानून है, जो फॉर्मल एजेंसी में आता है, बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन बन चुके हैं। कोई ट्रैफिक की खिलाफवर्जी करता है, कोई कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, या कोई ऐसे काम में, शराब नोशी में, या वो किसी मंशियात के मामले में, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा या कोई और किसी क्राइम में वो शामिल है, तो उसके ख़िलाफ़ लॉ एक्टिव होता है, उसको बाकायदा सज़ा देती है, बाकायदा उसके ख़िलाफ़ सैंक्शंस हैं और मुख्तलिफ़ जो PPC है उसके तहत उस बंदे को सज़ा दी जाती है, उसको फ़ाइन होता है और इम्प्रिजनमेंट होती है। ये है पहली एजेंसी। नंबर 2 पे हमारी है एजुकेशन। वो कहता है कि तलीम जो है या तलीमी इदारे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, ये इंसान की तरक्की में, इंसान के माशरे को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। तलीम हमें बताती है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और तलीमी वो वाहिद ज़रिया है जो हमें शौक़ देता है। आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं जबर या दबाव, यानी कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में कोई काम करवाना है, जो प्रेशर के ज़रिए करवाना है, जो ज़बरदस्ती करवाना है, तो उसको हम कहेंगे कोएक्शन। ये वर्ड जो है इसको कोएक्शन की बजाय क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसको इकट्ठा पढ़ते हैं। वो कहता है
आपने माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल करना है, लॉ के ज़रिए कंट्रोल करना है। अगर कोई इसको नहीं मानता तो उसके साथ ज़बरदस्ती करें, यानी कि किसी बंदे ने मर्डर किया है तो उस बंदे के ख़िलाफ़ कानून एक्टिव हो जाता है, और जो कानून का सेक्शन हमारे पास मौजूद है उस पर जो दफ़ात लगती हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाए, ज़बरदस्ती अमल करवाया जाए। तो वो कहता है उसके केस में उसको या तो सज़ाए मौत हो सकती है, या उसको उम्र कैद हो सकती है, या वो किसास वगैरह का मामला है, कोई दियत का मामला है तो वो दूसरी साइडों पे जा सकता है। ये था इसका इस हवाले से। आगे इसका चौथा पॉइंट है वो मीडिया। वो कहता है कि फॉरेन एजेंसी में चौथे नंबर पे आता है मीडिया। मीडिया वो कहता है ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अपनी सोसाइटी को डिक्टेट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं, सोसाइटी को बूस्ट कर सकते हैं, सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मुख्तलिफ़ क्राइम से, मुख्तलिफ़ जराइम से बचा सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ टीवी पे प्रोग्राम हेल्ड करें, हम मीडिया के मुख्तलिफ़ जो ज़राए हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, जिसमें सोशल मीडिया आता है, इन तमाम चीज़ों को अपने इनमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में रोशनी डालें, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ सेमिनार हेल्ड करें, क्राइम जो है उसको क्रिटिसाइज़ करें, उसको अप्रिशिएट होने से बचाएं। तो वो कहता है मीडिया जो है ये भी हमारी फॉरेन एजेंसी में आती है, और ये भी माशरे को, सोसाइटी को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। ये हमारा आज का टॉपिक था कि सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल कंट्रोल की टाइप्स कौन सी हैं, और सोशल कंट्रोल की एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं। इसको हमने कवर करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।